वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टॉप 500 क्वेश्चन जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहला सेक्शन जो कि साइंस का था वो मैं 500 क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देख लीजिए। आप न्यू है इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्लास डेली रात को 9 बजे आती है जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं। टॉप 500 क्वेश्चन हर सेक्शन के कवर कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, आरओ का री एग्जाम दे रहे हैं, यूपी ट्रिपल का कोई एग्जाम है या अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए नए पैटर्न को फॉलो किया गया है। इसमें लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न दोनों को ध्यान में रखते हुए फॉलो किया जा रहा है। तो आप देखेंगे जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते ठीक वैसे ही प्रश्न आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो डेली मेरे साथ आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और इसके बाद जो भी आपके स्कोर रहे वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी लोगों से मैंने पूछा था कि आप अगला कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके ढेर सारे कमेंट आए ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए थे। तो पॉलिटी के लिए ज़्यादा कमेंट्स आए तो इसलिए मैं पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ और पॉलिटी के ठीक बाद ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि तब तक ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट भी हो चुकी होगी। तो साइंस के जिन्होंने भी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट किए वो सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए। पॉलिटी मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन पॉलिटी के और भी क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। प्लेलिस्ट आप फॉलो कीजिए। आरओ 2023 के लिए क्वेश्चंस मैंने कराए तो उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो उनको भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये उससे डिफरेंट है क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन जो होंगे अदर सब्जेक्ट के वो भी धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है जिससे आपको पता चले कि ये वाला सेक्शन अब आपका स्टार्ट हो चुका है। अब इसके प्रश्नों को हम लोग आज हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है आज का, भारत के राष्ट्रपति ने जिस मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया वह कौन सा बिल था? पहला है हिंदू कोड बिल, ऑप्शन बी है पेप्सू विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी है भारतीय डाकघर संशोधन एक्ट, या फिर ऑप्शन डी है दहेज प्रतिषेध विधेयक। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट होगा। जो इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट आया था इसमें राष्ट्रपति जी ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है जिसका प्रयोग वो करते हैं। तो ये वीटो शक्ति में क्या होता है, कोई भी विधेयक वो अपने पास तक लंबे समय तक रख लेते हैं, इसी को वीटो शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट द प्रेसिडेंट इलेक्शन इफ वे स्वयं प्रत्याशी होंगे। तो ऑप्शन बी है उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष रह गया हो, या फिर ऑप्शन सी है वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, और ऑप्शन डी है यदि वह कार्यवाहक रूप में नियुक्त मुख्यमंत्री हो। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तभी आप इसका उत्तर कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य हैं तो वे मतदान में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप देखेंगे जो भी विधान सभा है उसके लोग भाग लेते हैं, मतलब सभी राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, ना कि विधान परिषद के सदस्य। इसके अलावा आप देखेंगे संसद के सारे जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा जिन भी संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहाँ के भी जो मेंबर्स हैं वो पार्ट लेते हैं। ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए है ढेबर आयोग, ऑप्शन बी है कालेकर आयोग, ऑप्शन सी है खेर आयोग, और ऑप्शन डी है राजमन्नार आयोग। तो आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश की थी, ऑप्शन डी राइट होगा, राजमन्नार आयोग ने। ऑप्शन डी सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, इसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत के पद पर भी रहे हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जीएस पाठक, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायणन, और ऑप्शन डी है बीडी जत्ती और के आर नारायणन।
इनमें से बताना है कौन से हैं जो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत के पद पर भी रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर जाकिर हुसैन और के.आर. नारायणन ऐसे व्यक्ति हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले एम्बेसडर के रूप में भी कार्य कर चुके थे। ऑप्शन सी राइट है। 5th क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह क्या था। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर के प्रतिरूप पर पंजाब को अधिक स्वायत्तता देना। ऑप्शन बी है भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता। ऑप्शन सी है मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक तत्वों को अग्रता देना। या ऑप्शन डी है प्रशासनिक सुधार में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ऑप्शन बी राइट है। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। ऑप्शन ए एकल नागरिकता। ऑप्शन बी है संविधान में 3 सूचियां जो दी गई हैं। ऑप्शन सी है न्यायपालिका की द्वैधता। और ऑप्शन डी है संविधान के निर्वचन अर्थात व्याख्या के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। देखिए प्रश्न आपको घुमा के पूछा गया है। सिंपल सी चीज़ आपसे पूछी जा रही है कि संविधान का कौन सा भाग है जो कि अमेरिका से लिया गया। अगर आपको ये पता है तो यहाँ पर आप जान जाएंगे कि क्या चीज़ है जो कॉमन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संविधान के निर्वचन अर्थात व्याख्या के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का होना। अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिका परिसंघ से लिया गया है, अमेरिका के। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। ऑप्शन ए है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन बी है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति कर। और ऑप्शन डी है निखात निधि ट्रिजर। तो इसमें से बताना है कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा कानून है जो समवर्ती सूची में आता है, जिस पर कानून दोनों बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कौन कौन सी सूची हैं। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूची का उल्लेख किया गया है। पहली तो केंद्र सूची है, दूसरी राज्य सूची है और तीसरी समवर्ती सूची होती है। केंद्र या संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। दूसरी जो राज्य सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है। और जो समवर्ती सूची इसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं। जो बाकी के बचे विषय या शेष विषय आते हैं वो संघ सूची में डाल दिए जाते हैं। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन पर जो समवर्ती सूची दी गई है इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है और केंद्र को भी है। ये आता है समवर्ती सूची में। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, स्पीकर के पद के बारे में है। बताना है कौन से कथन सही, इसमें से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। ऑप्शन ए है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन बी है यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ऑप्शन सी है यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को विघटित कर दिया जाए तो वो मतलब अपना पद उनको छोड़ना होगा। ऑप्शन डी है यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो अपना रेजिग्नेशन लेटर है वो आप डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। कौन सा कथन सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यदि वे अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देंगे, उपाध्यक्ष को संबोधित करेंगे। और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, अध्यक्ष को। ठीक है, तो ये याद रखना है, स्पीकर किसको देंगे, डिप्टी स्पीकर को, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को संबोधित करते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद में। ऑप्शन बी राज्यों के परस्पर विवाद में। ऑप्शन सी है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। और ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच यदि कोई विवाद है, राज्यों के परस्पर विवाद हो गए हों या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण करना हो, तो ये सब उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। एक इनकरेक्ट ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है बजट निर्माण में संसद को कोई अधिकार नहीं होता।
ऑप्शन बी, संसद को भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों में वृद्धि करने का अधिकार है। ऑप्शन सी, संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। और ऑप्शन डी, संसद को राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी कर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है। इसका राइट आंसर बताना है, अर्थात इनकरेक्ट कौन सा है वही सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन ए आप सही करेंगे। क्योंकि देखिए बजट निर्माण जो है, बजट का निर्माण तो संसद ही करती है, तो यहाँ पर संसद को कोई अधिकार नहीं है, ये गलत दिया गया है। बाकी सारे आपको ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। 11वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और ये किस देश से लिया गया है उसी के अनुसार ये दिए गए हैं आपको ऑप्शंस, और इन्हीं को मैच करना है। जैसे पहले भाग में मूल अधिकार है, बी ऑप्शन में शासन की संसदीय प्रणाली है, आपात उपबंध और राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। सेकंड लिस्ट में यूके है, यूएसए है, आयरलैंड है, जर्मनी है और कनाडा है। इसमें से बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। तो देखिए जो मूल अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। जो शासन की संसदीय प्रणाली है ये यूके से लिया गया है। आपात उपबंध इसमें आप याद कर लीजिए लिया गया है जर्मनी से। और राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो ऑप्शन हो जाएगा 2143, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके साथ आप जाएंगे। 12वां क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी। थर्ड स्टेटमेंट है यह बहुदलीय निकाय था और इसमें कार्य करने के लिए कई समितियां थीं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा क्योंकि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल नहीं था, यहाँ पर अप्रत्यक्ष मतदान हुआ था। नेक्स्ट थर्ड सही है, बहुदलीय निकाय था और इसमें कार्य करने के लिए कई सारी समितियां भी जुड़ी थी। ऑप्शन सी राइट होगा। बाकी दोनों स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दिए गए हैं। 13वां क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है, उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। सेकंड स्टेटमेंट है, परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। ऑप्शन थर्ड है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। और फोर्थ स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। और नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कौन से स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। इसमें सेकंड और थर्ड करेक्ट होगा। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। और थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लेंगे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके अलावा जो स्टेटमेंट है, उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन केवल एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, ये गलत दिया गया है। केवल एक बार में एक ही निर्देश जरूरी नहीं है, कई निर्देश भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा जो पहला स्टेटमेंट उच्चतम न्यायालय के लिए बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे, तो यहाँ पर यह बाध्यकारी नहीं होता। पहला स्टेटमेंट भी गलत दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर का है, निम्नलिखित में से किस विषय को संविधान के 5वें भाग में शामिल किया गया है। पहला है संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, थर्ड है संघ की न्यायपालिका, फोर्थ है अधीनस्थ न्यायालय। इसका सही उत्तर बताना है और राइट आंसर हो जाएगा इसमें संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ और संघ न्यायपालिका, ये सारे आते हैं संविधान के 5वें भाग में। ऑप्शन ए राइट होगा। 15वां क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का जो स्वातंत्र्य है अर्थात फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया, उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज का में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। ऑप्शन सी, संविधान के अनुच्छेद 361 का के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। और ऑप्शन डी है, देश में विधि के शासन के प्रवर्तन
से ही उद्भूत होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो राइट टू फ्रीडम है, इसमें आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सब क्लॉज का में ये जो सब भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है वो दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आज हम लोगों ने पॉलिटी के कुछ 15 प्रश्नों को हल किया है। अगली क्लास से क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे और एग्जाम तक आप देखेंगे कई सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके होंगे। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को भी शेयर करते रहिए। इसके साथ साथ आप अपना कमेंट, अपना सुझाव मुझे ज़रूर भेजें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, जैसे इससे आगे की वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।